हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड समझेंगे कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर की हेल्प से कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये 1 डिग्री में आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहने वाली है। सो समझिएगा जी क्या अप्रोच रहती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। ठीक है, ये बेसिक से 4 क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भाई सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्या चीज अप्लाई करनी है। देखिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस के लिए चाहिए। जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आप लोगों को देखकर ही अंदाजा हो जाता है थोड़ा बहुत कि हमें यहाँ पर क्या अप्रोच लगाने की जरूरत है जिससे हमारा आंसर आ जाए। क्लियर? तो मैं आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ट्राई करते हैं हम लोग सॉल्व करने का और समझते हैं कि भाई किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप लोग जानते होंगे लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर के हेल्प से हम लोग कैसे इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले तो भाई व्हाइट व्हाइट पेन यूज कर ले। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच लगाते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। यहाँ पर ये जो p होता है, p आप एक तरीके का dx के आगे, मतलब dx जैसा कंसीडर करना है इसको। इसको क्यों को आप लोग dy कंसीडर करना, ठीक है। इसको एक तरीके का ऐसा मान के चलना, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें यार यहाँ पे ना अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करके लिखने की जरूरत है। सेट कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू इज इक्वल टू द एक्स वाई स्क्वायर। ये आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर में क्या हम करते हैं dx। अब dx के नीचे क्या टर्म आती है, dx के नीचे हमेशा ये जो p लिखा है ना, px के जो p के जो साइड में जो भी चीज लिखी हो, जो मर्जी फंक्शन हो, यहाँ पे हमने हमेशा उसको dx के नीचे लिख देना है। ठीक है, क्या बात बोली मैंने बोला है कि अगर आप लोगों के पास p लिखा हो, p के साथ में जो भी बाकी फंक्शन जितना भी पड़ा हो, हमेशा dx के नीचे आने वाला है, इज इक्वल टू। ऐसे ही क्यों हमेशा हमारा dy को करेगा और क्यों के साथ वाली जितनी भी चीज है वो हमेशा dy के नीचे लिखी जाएगी, कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर जेड। और जैसे यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाता है, इज इक्वल टू के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड वेरिएबल, दैट विल बी योर z। आप u लिख सकते हो, z लिख सकते हो, जो मर्जी लिखना चाहो, t लिख सकते हो, जो मर्जी लिखना चाहो। क्लियर? बट यहाँ पर अगर आप लोगों के पास z पड़ा हो तो वो आप लोगों को z ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो एक्स वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर इनको सॉल्व करने की कुछ कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप लोग इन दो फर्स्ट एलिमेंट्स को उठा लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को आप लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 2 मेंबर्स। ये अपनी पहली इक्वेशन कह देते हैं, सो दैट आप लोग यहाँ पे और क्लियर कर दें। टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट 2 मेंबर्स लेते हैं तो ये लिखा जाएगा dx वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू द dy एक्स स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर अगर आप लोग कुछ कट कर सकते हैं तो कट कर दीजिए, जैसे ये z और ये z कट हो जाएगा। हमारा काम ये रहेगा कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, या आप लोगों ने अपने 12th क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा होगा कि हमेशा यहाँ पर dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होती है, dy के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होती है। साथ में आप लोगों के जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे एक तरफ होते हैं, है ना। सेपरेटिंग द वेरिएबल करके एक आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक अप्रोच थी। तो जैसे यहाँ पे dx अपॉन वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे dy अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, चेंज सेपरेबल वेरिएबल। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल, ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, दैट इज एक्स वाली टर्म्स आप लोग एक तरफ लिख दे और y वाली टर्म आप लोग एक तरफ लिख दे, तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी जब भी अपने पास dx या dy पड़ा हो, हमेशा हमें इसको खत्म करना हो, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। सिर्फ बोथ द साइड लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं लिखना। ऑटोमेटिकली जहां पर dx है वो विद रिस्पेक्ट टू द एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा और जो y है वो विद रिस्पेक्ट टू द y इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर का जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट एक्स क्यूब बाय
3 और यहाँ पे ये आ जाएगा y क्यूब बाई 3 और साथ में आप लोग जानते हैं हमेशा आप लोगों के पास एक कांस्टेंट तो आता ही आता है। अब चाहे आप लोग कांस्टेंट c1 इस तरफ लिख ले y के पास, चाहे आप लोग लिखते x के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि मैं अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब बाई 3 y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू द c1। और अगर आप लोग यहाँ पे 3 एलसीएम भी ले लेंगे ना, यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू द 3c1। और इस 3c1 को आप लोग एक नया कांस्टेंट, क्योंकि ये सारा का सारा एक कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट भी दे सकते हो, कैपिटल C1। तो आप लोगों का एक सोल्यूशन यहाँ पर ये है। हम हमेशा यहाँ पर दो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा एक सोल्यूशन निकला। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो वो दूसरा सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा देखिएगा जी। यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए आप लोग चाहे कोई भी मेंबर ले सकते हो, पहला और तीसरा ले सकते हो, दूसरा और तीसरा ले सकते हो, लेकिन कोशिश हमने कुछ ऐसी करनी है कि जिससे आप लोगों के वेरिएबल्स कुछ कट हो जाए, जिससे आप लोगों का इंटीग्रेशन जो है वो बड़ा आसानी से हो जाए। क्लियर? तो मैं यहाँ पे टेक करता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड मेंबर यहाँ पे लिखूं तो आप लोगों के पास क्या मिलेगा देखिएगा जी, dx और यहाँ मिल जाएगा वाई स्क्वायर z इज इक्वल टू यहाँ पे dz अपॉन x वाई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि मेरा ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर मेरा बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों के पास बन गया dx बाई z इज इक्वल टू dz बाई x। अब आप लोग क्लियर कर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे लाइन लिख देंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, सेपरेटिंग द वेरिएबल। आप लोगों के पास यहाँ पे मिल जाएगा x dx और यहाँ मिल जाएगा z dz, ठीक है ना, z dz। अब फिर से वही काम, जब भी आप लोगों को ये मिल जाए आप लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, bs मतलब बोथ द साइड, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो अगर आप लोग x dx इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और z dz का इंटीग्रेशन कर देते हैं, आप लोगों को दिखेगा क्या मिलेगा। यहाँ पे x और z दोनों ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे x का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू z का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2 इज प्लस c1, प्लस c1 नहीं प्लस c2 कर लेते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने c1 जो था वो यूज कर लिया हो। तो यहाँ से भी अगर आप लोग ये चीज काम करें कि एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c2 लिख दे और फिर से एक और बार एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c2 और इसको एक नया कांस्टेंट दे दे, तो आप लोगों के पास आपके दो सॉल्यूशंस निकल चुके हैं जी। अब ये दो सॉल्यूशन जो है आप लोग इसको फाइनल तरीके में कैसे लिखते हैं ये समझिएगा। इसको लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, मैं आप लोगों को दोनों तरीके बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो सकता है, या यहाँ पे लिख लेते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज, ये अपना जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन इज एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये अपना एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। एक तरीका यहाँ पर ये होता है कि आप लोग इसी चीज को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ c1, या फिर आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी एक्स का एक जनरल सॉल्यूशन है। और आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये तीनों के तीनों ही इसको लिखने का एक सही तरीका माना जाता है। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो था वो समझ में आया होगा किस तरीके से करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जी। अगर आप लोग बीएससी एमएससी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए इस चैनल पर बहुत ज्यादा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। आप लोग उसको देखकर अपना मैथ्स का कंटेंट, मैथ्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी ग्रैब कर सकते हैं हमेशा। क्लियर? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन को भी कैसे लैग्रेंज मल्टीप्लायर की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। करने का तरीका बिल्कुल एकदम वही है, बस ध्यान से हमें अपने इक्वेशंस को यूज करना है कि कौन सी टर्म हम पहले लें, कौन सी टर्म हम बाद में लें। इन चीजों का ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने शुरू करता हूँ। जैसे कि हमेशा
सबसे पहले लिखने का फॉर्मेट, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये p है दैट मीन्स हम यहाँ पे dx लिखेंगे और dx के नीचे p के साइड पे जो भी फंक्शन लिखा जाए, जैसे ये लिखा गया है, ये हमें लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू dy, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, q के साथ में जो भी फंक्शन है y स्क्वायर z माइनस एक्स, हम लोग इसको लिखेंगे इज इक्वल टू डी जेड जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये मतलब बेसिक सा काम है, इसको लिखने के ही आप लोगों को 0.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे पेपर में। अब इसके बाद वाली जो चीज है वो बड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिएगा करने का तरीका क्या रहने वाला है, क्योंकि एक डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है जिससे आप लोगों का आंसर ये बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है आप लोगों का वन बाय एक्स स्क्वायर, इसको आप वन बाय एक्स स्क्वायर ही कंसिडर कर सकते हैं ना, वन बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा अगर काम हम लोग करें कि यहाँ पे वन रहने देते हैं, ठीक, हाँ, तो आप लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ईच रेशो इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स dx, वन अपॉन एक्स डी एक्स। वन अपॉन एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे एक x जो था वो dx के साथ लिख दिया, वन अपॉन एक्स बना के dx के साथ लिख दिया, तो यहाँ पे तो एक ही x बच जाएगा, है ना, ये तो एक ही चीज बच गई। अब यहाँ पर कुछ हमें ऑपरेशंस भी लगाने पड़ते हैं, कभी कभी प्लस लगाना पड़ता है, कभी कभी माइनस लगाना पड़ता है। एक बार चलिए हम प्लस लगाकर देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं। मैं यहाँ पे वन बाय वाई डी वाई लिख रहा हूँ। अब एक y अगर उसके साथ चला गया है और बीच में प्लस का साइन मैंने यूज करा है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन मैं यूज करूंगा इस तरीके से। क्लियर? ऐसे ही सेम अगर यहाँ पे मैं वन अपॉन जेड डी जेड लिख दूं, एक जेड तो चला गया और बीच में साइन प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा जेड एक्स माइनस वाई। मैं ये सीधे सीधे बात बता रहा हूँ, आप लोगों को ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब आप लोग खूब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वरना आप लोगों को ये कंसेप्ट कभी भी नहीं आएगा, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी अप्रोच लगाने की जरूरत है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं अभी हम लोग कहाँ पे किस कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। देखिएगा जी, ये वन बाय एक्स डी एक्स तो एज इट इज पड़ा रहने दो, ये वन बाय वाई डी वाई भी एज इट इज पड़ा रहने दो, और ये वन बाय जेड डी जेड भी एज इट इज पड़ा रहने दो। अपॉन में देखिएगा क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे को मिल जाएगा एक्स वाई, यहाँ मिल जाएगा एक्स जेड, यहाँ मिल जाएगा वाई जेड, ये आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा जेड एक्स, और यहाँ आ जाएगा जेड वाई। अब देखिएगा कुछ ना कुछ चीज कट हो रही है, जैसे ये जेड वाई और जेड वाई कट हो रहा है, माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कट हो रहा है, माइनस एक्स जेड और प्लस जेड एक्स कट हो रहा है। यानी कि इसको सॉल्व करने पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो अपना बन चुका है जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट बन गया है जीरो। अब ये अगर चीज जीरो बन गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही हमने जीरो लिख देना। क्लियर? इसका ये मतलब नहीं रहेगा, हम इसको सिंपली नीचे से जो जीरो है उसको इग्नोर कर देंगे, हम लोग सीधा ऐसे लिखेंगे वन बाय एक्स डी एक्स प्लस वन बाय वाई डी वाई प्लस वन बाय जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अपनी इक्वेशन को लिखें। अगर ये लिख लिया है दैट मीन्स आप लोगों का काफी अटेम्प्ट पहला सोल्यूशन आने ही वाला है। अब सिंपल यहाँ पे हम काम करेंगे भाई, हमें इंटीग्रेशन करनी है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू, चलो विद रिस्पेक्ट टू तो हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि वहां पर वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे इंटीग्रेशन होने वाली है। यहाँ पे आ जाएगा जैसे वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन। चलो जीरो का भी इंटीग्रेशन बता देते क्या आता है। ठीक है, तो यार अगर वन अपॉन एक्स की बात करें, वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी इक्वल टू लॉग एक्स, वन बाय वाई का जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी लॉग वाई, और ऐसे ही वन बाय जेड का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग जेड। और जब आप लोग जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे वो कांस्टेंट आएगा। अब जब सब जगह पर आप लोगों के पास लॉग आ रहा है तो आप लोग लॉग C1 लिख लें, चाहे C1 लिखो चाहे लॉग C1 लिखो, बात तो एक ही है। लेकिन जब आप लोगों के पास सभी टर्म में लॉग आ जाता है तब आप लोग यहाँ पे लॉग का कांस्टेंट को देख सकते हैं। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जैसे कि लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n, ये क्या होती है, लॉग x y z इज इक्वल टू लॉग C1 आ जाएगा, और फिर लॉग और लॉग ये कट जाएगा, दैट मीन्स x y z इज इक्वल टू C1। दिस विल बी योर करेक्ट सोल्यूशन। ये पहला सोल्यूशन आया है अभी तक, ठीक है ना, ये पहला सोल्यूशन है। अब भाई अभी दूसरा वाला जो है सोल्यूशन हमें निकालना बाकी है। ठीक है, अब मैं फिर से कोई डिफरेंट अप्रोच लगा के इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग दो सोल्यूशन नहीं निकाल के आएंगे आप लोगों को हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो बन रही है ना।
क्योंकि एक बार मेरे साथ हो गया था ऐसा कि वीडियो बन नहीं रही थी। हाँ, वीडियो बन रही है, क्लियर। ओके, तो अगर आप लोगों को दूसरा सोल्यूशन निकालना है, दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए भाई यही फिर से मैं बात बोलूं कि ये जो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर आप लोगों ने लिखा था, इसको किसी इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है जिससे हमारा आंसर बड़ा ही इजीली फॉर्मेट में इंटीग्रेट हो जाए। अब मैं अगर यहाँ पे 1/x की जगह यहाँ पे मैं 1/x² ही दे दूं प्लस 1/y² dy प्लस 1/z² dz, मतलब मैंने क्या करा है यहाँ पे, वो जो x² y² z² वाली टर्म थी मैंने सभी को dx dy dz के साथ दे दी। ऐसा करने से पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे यहाँ रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ y माइनस z, और बीच में मैंने ऑपरेटर जो लगाया है वो प्लस का लगाया है, तो यहाँ पे भी प्लस का लगा देते हैं, यहाँ पे भी प्लस का लगा देते हैं क्योंकि प्लस वाला यहाँ पे भी लगा। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब देखें इससे फायदा क्या होता है, ये ईच रेशो ही है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/x² dx प्लस 1/y² dy प्लस 1/z² dz अपॉन ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई के साथ प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड के साथ जेड कैंसिल, माइनस एक्स के साथ एक्स कैंसिल, फिर से नीचे वाली टर्म जीरो बन गई। और अगर फिर से नीचे वाली टर्म जीरो बन गई दैट मीन्स यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1/x² dx प्लस 1/y² dy प्लस 1/z² dz इज इक्वल टू द 0। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पे अगर इतना बन गया है हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इंटीग्रेटिंग करनी पड़ेगी बोथ द साइड। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेशन अगर आप लोग बोथ द साइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/x² dx, यहाँ पे आ जाएगा 1/y² dy, यहाँ आ जाएगा 1/z² dz इज इक्वल टू द 0। तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी इक्वल्स टू योर -1/x प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/y, यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा दैट विल बी योर -1/z इज इक्वल टू फिर से वही बात कि यार यहाँ पर तो c2 आ जाएगा, ठीक है ना, c2 आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल ले यू विल गेट 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू -c2, और इस c2 को एक नया नाम दे दो चाहे कैपिटल C2। सो इस तरीके से आप लोगों के पास दोनों के दोनों सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू द c। क्लियर। तो ये अगर दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, फिर से भाई लिखने का तरीका वही है। आप लोग लिखोगे कैसे अपना फाइनल आंसर, आप लोग लिखेंगे सिंपली f ऑफ, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना, द जनरल सॉल्यूशन इज f of 1/x plus 1/y plus 1/z comma x y z is equal to 0, इस तरीके से भी, या फिर वो f of c1 is equal to the c2, मतलब c1 और c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, या फिर f of c2 is equal to c1, ये जैसे मर्जी किया जा सकता है। तीनों ही एक्सेप्टेबल आंसर आप लोगों के माने जाते हैं। क्लियर। ये दोनों आप लोगों को सम समझ में आगे होंगे। इसके बाद एक थर्ड सम है, ये तो बहुत ही इजी सम है, मैं आप लोगों को बोलूँ अगर आप लोग ये प्रैक्टिस भी करोगे ना आप लोगों का खुद भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को करवाता हूँ ये सब किस तरीके से हो सकता है। देखिएगा पहली अप्रोच तो भाई सीधी सी है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर हमने लगाना ही लगाना है। यू विल गेट x y माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई, ओके यहाँ पे z माइनस एक्स इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल टू डी जेड जेड एक्स माइनस वाई, ये चीज मिल जाएगी। अब जैसा कि अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई थी पिछले क्वेश्चन में, जैसे 1/x dx करा था, यहाँ पे y माइनस जेड बच जाएगा, बीच में प्लस लगा देते हैं तो 1/y dy, और यहाँ पे अगर प्लस लगाया यू विल गेट z माइनस एक्स, मैंने इस y को dy के साथ दे दिया। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे, 1/z यहाँ पे दे देते हैं dz के साथ, प्लस का साइन बीच में लगाया, यू विल गेट x माइनस वाई। सॉल्व करने पे ये देखिएगा क्या मिलता है, माइनस वाई के साथ माइनस वाई जेड जेड एक्स और एक्स, इस सारा का सारा कैंसिल हो गया। यू आर ओनली getting 1/x dx 1/y dy plus 1/z dz, अपॉन में तो इक्वल टू आ जाए, मतलब अपॉन में 0 है, यू विल आप इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 को, और यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, आप लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा। यू विल गेट 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द 0। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे आप लोगों को मिल जाएगा 1/x का जो इंटीग्रेशन था दैट विल इक्वल्स टू योर log x प्लस यहाँ पे आ जाएगा log y, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा log z इज इक्वल टू
जब सारी जगह पे लॉग आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर भी लॉग C1 लिखेंगे और फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा कर आप लोगों को फिर से आंसर ये आ जाएगा XYZ इज इक्वल टू द C। क्लियर हो गया। बट ये तो हमने निकाला है पहला सोल्यूशन। जब आप लोगों को दूसरा सोल्यूशन निकालना है, यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा ये देखिएगा जी। ये तो मतलब पहला सोल्यूशन तो हाँ बहुत इजीली आप लोगों के ने निकाल लिया है। अब दूसरे सोल्यूशन के लिए आप लोग सोचेगा कि हम लोग क्या कुछ ऐसी अप्रोच लगा सकते हैं जिससे अपना आंसर और इजीली आ जाए। क्या हम ऐसा लगा सकते हैं क्या, अगर मैं x को ना दूं उनको, ठीक है, जैसे पिछले केस में करा था x को मैंने dx के साथ दिया था 1/x करके, अगर मैं ऐसा ना करूं तो जैसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो dx xy माइनस xz आ जाएगा प्लस dy, और अगर मैंने प्लस लगाया सिंपल यहाँ पर भी प्लस कर देते हैं zy माइनस xy, ठीक है, सिंपल हो गया। और यहाँ पे dz प्लस लगा रहा हूँ तो z वाले जो है उनको भी लिख देते हैं प्लस करके zx माइनस zy। क्या अब भी कुछ चीज कट पा रही है क्या, xy प्लस का है माइनस का xy है, zy प्लस का है माइनस का zy है, प्लस xz है माइनस x, यस कट रही है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। और जब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग both the side you will get integration of dx plus integration of dy plus integration of dz is equal to integration of the 0। थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये यहाँ है तो 1 ही ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, अगर आप लोग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे यू विल गेट x, फॉर y यू विल गेट y एंड फॉर dz यू विल गेट z। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा C2 के लिए। और फाइनल सोल्यूशन लिखने के लिए द जनरल सोल्यूशन इज ये अपना हो जाएगा f ऑफ x y z comma x plus y plus z is equal to the 0। This will be your correct answer। क्लियर। एक और क्वेश्चन लास्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सो आप लोग और भी अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चन से कर लोगे। उम्मीद है आप लोगों को भाई समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को भाई लाइक करना मत भूलिएगा जी, और अपने अपने पॉजिटिव कमेंट्स जैसे भी हो आप लोगों को, अगर नहीं पसंद आया आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोग जरूर मुझसे पूछेगा कमेंट के जरिए, ठीक है। और बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मेरी क्लासेस के अपडेट वगैरह मिलते ही रहते हैं। चैनल को जरूर अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। इसके बाद जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ p माइनस क्यू इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई। देखने को ये बड़ा ही सिंपल सम है और वैसे सॉल्व करने को भी ये एकदम सिंपल सम ही है। बट दिक्कत क्या है, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। उनको लगता है कि भाई p के आगे कुछ भी नंबर नहीं है, वो सीधा 0 लिख देंगे। भाई ऐसा नहीं है, देखो p यहाँ पर प्रेजेंट तो है ना, तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग 1 लिखेंगे इज इक्वल टू ये y के लिए क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर प्लस ही होना चाहिए। और dz ये आ जाएगा आप लोगों का log x प्लस वाई। ये थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल थी तभी मैंने यहाँ पर लेकर आया, सो दैट आप लोगों को ऐसे करने का भी तरीका पता चल जाए कि क्या हो सकता है। क्लियर। सो यहाँ से अब मैं क्या करना है, अब हमें टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स जैसे पहले क्वेश्चन में हमने करा था वैसे ही काम करते हैं। टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स, सिर्फ पहले 2 मेंबर्स आप लोग यहाँ पे लिखिए। आप लोगों को मिल जाएगा dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन -1। अगर अब आप लोग इंटीग्रेशन करने बैठेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिंपल पॉसिबल है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड यू विल गेट dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन -y आ जाएगा और प्लस c1 आ जाएगा, एंड x प्लस y इज इक्वल टू द c1। उम्मीद है ये बहुत ही इजी अभी तक का लगा होगा आप लोग, है ना। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप लोग देखें यहाँ पर जो है वो है फर्स्ट और यहाँ पर है थर्ड टर्म, ठीक है। मैं इन दोनों को यूज कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरी थर्ड टर्म है उसके अंदर 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक तो भाई z आ रहा है, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है। क्लियर। मैं इंटीग्रेशन तभी कर सकता हूँ जब मेरे पास 2 फंक्शन हो, और या फिर मैं उसको वेरिएबल सेपरेबल बाद में लगा दूं। 2 फंक्शन 2 वेरिएबल्स पड़े हो ताकि मैं बाद में वेरिएबल सेपरेबल लगा दूं, लेकिन यहाँ पर तो 3 वेरिएबल्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई बोला गया था, ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई, और मेरा x प्लस वाई मुझे पता है c1 के बराबर है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टेक करते हैं अपने फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, आप लोग सेकंड एंड थर्ड भी कर सकते हैं, आप लोगों की ये मर्जी होती है जैसे मर्जी, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा dx बाय 1 इज इक्वल टू जो dz है, dz एज इट इज आ गया, log एज इट इज आ गया, लेकिन जो x प्लस वाई है आप लोग डायरेक्ट x प्लस वाई की वैल्यू ये c1 पुट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का अब ये जो log c1 लिखा गया ना ये एक कांस्टेंट बन गया है, ये पूरा पूरा एक कांस्टेंट टर्म है ये। अगर ये कांस्टेंट टर्म है आप लोग यहाँ पे अगर भेज भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट log c1 dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड आप लोगों को मिल जाएगा, देखिएगा log c1 अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, x का dx का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने पे आप लोगों को x मिल जाएगा और dz का इंटीग्रेशन करने पे z मिल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा c। क्लियर। अब लास्ट में आप लोगों को और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जिसमें आप लोग डायरेक्ट जो c1 वाली वैल्यू जो थी उसको आप लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे अपने फंक्शन में। ठीक है, c1 जो भी एक्चुअल में आपने कुछ भी पुट करा हो उसको आपने पूरा x और y या जिस भी वेरिएबल में है आप लोगों को उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, एंड देन यू विल गेट अपना c2 मिल जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप लोगों को c2 मिल गया है। फिर से वही चीज, द जनरल सोल्यूशन जो लिखने का तरीका रहेगा दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, f ऑफ x log x प्लस वाई माइनस जेड कॉमा पहले वाला क्या था, पहले वाला था x प्लस वाई कॉमा x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। उम्मीद है अब आप लोगों को पूरी पूरी ये वीडियो समझ में आई होगी, कैसे आप लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करके अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ वेरी गुड डे जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।